सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। यहाँ से नहीं जाती का सर, मैं नाम जो भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात मुझे सर बोलने दीजिए सर, मुझे उनको बोले। सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूँ और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा। मिस्टर के ये क्या तरीका? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्रा एक बार फिर आपके सामने गंभीर और ज्वलंत मुद्दे को लेकर के। ज्वलंत मुद्दा अब और ज्यादा जल उठा है। उसका कारण है संसद में बोला गया अनुराग ठाकुर का बयान, और अब वो और बड़ा तब हो गया जब उसको इंडोर्स कर दिया नरेंद्र मोदी ने। इसके बावजूद कि संसद ने उसे स्पंज कर दिया, नरेंद्र मोदी ने उसे इंडोर्स किया, लोगों के पास भेजा कि देखिए कितना बड़ा काम मेरा एक पूंछ हिलाने वाला किया है। गलत है। मुद्दा वही है, जातिगत जनगणना। सवाल यह है कि जातिगत जनगणना में यह कैसा मुद्दा है, यह किस तरह का, इसमें क्या पेच है, इसके विरोध में खड़े लोग और इसके पक्ष में खड़े लोगों की क्या सोच है, कारण क्या है, आखिर कुछ चाहते हैं कुछ नहीं चाहते हैं तो क्यों? यह सारी बात आपको समझने के लिए बहुत थोड़े से समय में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अपनी क्षमता के अनुसार। दोस्तों, बात यहां भी वही पूंजीवाद है। सवाल यह है कि अगड़ी जात, ऊंची जात के लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं, पूंजी ज्यादा है, देश पर कब्जा कर रखा है उन्होंने। देश, अगड़ी जात या ऊंची जात, समृद्ध लोगों के पास पैसा ज्यादा है, पूरे देश पर कब्जा कर रखा है। और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी सब कुछ अडानी के हवाले कर चुके हैं। पूरे देश की संपत्ति, पूरे देश का सब कुछ। मैं नहीं समझता कि कुछ बचा होगा। अब ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो लोग नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो उनका क्या पक्ष है, और जो लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो उनका क्या पक्ष है, इसे आपको समझना होगा। तो अब धन्ना सेठों के साथ, अगड़े लोगों के साथ, विकसित लोगों के साथ, अडानी अंबानी जैसे लोगों के साथ खड़े लोग क्यों चाहेंगे कि जातिगत जनगणना हो? नहीं चाहेंगे, ठीक है। और वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब जनता से उन्हें वोट मांगना होता है तो वो छोटी जाति के बन जाते हैं। मोदी के लिए कह रहा हूं, छोटी जाति के लिए
के बन जाते हैं। यहां तक कि उन्होंने तो अपनी जाति को अपने कार्यकाल में शामिल भी करवाया, अपने आप को छोटी जाति में, अपने समुदाय को छोटी जाति में शामिल भी करवाया, उसका लाभ भी उठाते हैं और जगह जगह वोट भी मांगते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, वोट आप मांगते हैं अपने छोटी जाति होने पर, कोई बात नहीं। आप वोट मांगकर सरकार बना लेते हैं। सरकार बनाने के बाद जब उनको हिस्सेदारी देनी होती है जो छोटी जाति वाले हैं, तब आपको अच्छा नहीं लगता कि वो हिस्सा क्यों मांग रहे हैं। बात यहां फंसती है और यहीं से बात पक्ष और विपक्ष की शुरुआत होती है। जातिगत जनगणना के पक्ष में बहुत कम लोग हैं और जो हैं वो पूंजीवादी हैं, सत्ताधारी हैं, ताकतवर लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, अगड़े लोग हैं, ऐसा कह सकते हैं। और जो पक्ष में है कि जातिगत जनगणना हो, वो आम आदमियों से जुड़े हुए लोग हैं, आम आदमी हैं, या ये कह सकते हैं कि सारा का सारा समुदाय। और मैं समझता हूं कि अगड़ी जात, पिछड़ी जात, सब जो गरीब हैं, 95% लोग से ज्यादा ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं, उनको क्या हासिल होगा? बहुत साधारण सी बात है। राहुल गांधी इस मुद्दे को हमेशा उठा रहे हैं, संसद में भी उठा रहे हैं, उन्हें गाली भी खानी पड़ रही है, सड़क पर भी उठा रहे हैं। और ऐसे हालात में यह समझिए कि अगर पूछा जाए, भाई हर छोटी जाति या जो लोग ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, उनकी मंशा क्या होगी, उनके सोच में क्या होगा, वो क्या सोच रहे होंगे और क्यों समर्थन कर रहे हैं? या राहुल गांधी जैसे नेता या पूरा इंडिया गठबंधन या एनडीए के साथ रहने वाले नीतीश कुमार नायडू जैसे लोग जातिगत जनगणना के समर्थक क्यों हैं? और नीतीश कुमार तो जातिगत जनगणना करवा चुके हैं, जिन्हें अनुराग ठाकुर ने पूछा कि आपकी जाति का तो पता नहीं, आपने जातिगत जनगणना क्यों करवाई? अब ये चुभे ना चुभे, नीतीश कुमार कहां खड़े हैं और नीतीश कुमार कितने कैसे हैं आप जानते हैं। अगर कोई सही खून होता और खौलता ये बात सुन करके अनुराग ठाकुर का, तो नीतीश कुमार अब तक सामने आ गए होते और बोलते और कुछ तो निर्णय लेते कि भाई कैसे तुम कह सकते हो, जात किसी की कैसे पूछ सकते हो। ये नहीं है। अगर जातिगत जनगणना जो करवाए, मतलब जिसकी जात का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात करता है, ये बात बहुत गंभीर है और बहुत दूर तक गई है, बहुत लोगों तक चुभी है। तो वही बात कि जिनसे जो 95% लोग हैं और उनके साथ खड़े नेता हैं, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए? क्योंकि वो देख और समझ रहे हैं कि जाति के नाम पर लोग फायदा तो उठा ले रहे हैं, मोदी जैसे लोग वोट तो मांग ले रहे हैं, लेकिन जब उनको हिस्सेदारी देने की बात होती है तो मुकर जाते हैं। उनकी स्थिति क्या है आज और उनकी जनसंख्या क्या है, ये बताने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर जातिगत जनगणना होती है तो ये सामने निकल कर आएगा, जो राहुल गांधी अभी से पहले से कह रहे हैं कि 1-2%, 3% की भी भागीदारी नहीं है, जो देश में 90% है। जब ये बात सामने आएगी तो उस पर लोग आवाज उठाएंगे, उस पर लोग मांग करेंगे, उस पर पूछेंगे, उस पर अपना हक मांगेंगे। यही नहीं चाहते वो लोग जो ये नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो। कहने का मतलब जो पक्ष में है कि जातिगत जनगणना हो, वो यही बता रहे हैं, या जो समर्थन कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, उन्हें यह मालूम है। और वो लोग जो उस दायरे में आते हैं जातिगत जनगणना हो तो उन्हें फायदा हो, जिन्हें समझ में आ रहा है उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उनकी हिस्सेदारी कम है, उनकी भागीदारी कम है। उनकी हिस्सेदारी तो ज्यादा है, वो संख्या में बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी भागीदारी बहुत कम है। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की मानसिकता ऐसी क्यों है? नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको घुसपैठिया बताते हैं, उन पर हमेशा सवाल उठाते हैं, या उनके नाम से ही राजनीति करते हैं और बाकी को हिंदू कह करके उनको अपने साथ लामबंद करना चाहते हैं। यह राजनीतिक बात है और सबसे गूढ़ बात यहीं पे है, इसे आप समझिएगा। तो अपने साथ लामबंद करके करना चाहते हैं, लेकिन समय समय पर यही लोग इन्हीं, मतलब जिन्हें हिंदू कहते हैं और जिनको अपने साथ रख करके अपनी राजनीति साधना चाहते हैं, उन्हीं में से कुछ का इतना घोर अपमान करते हैं कि आपने देखा है कि मुंह पर पेशाब करने से लेकर के
यहां तक कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, ऊंचाई पर हैं, उनका भी अपमान किया जाता है। आपने देखा कि राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया छोटी जाति का होने के नाते, राष्ट्रपति को उसके उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, मतलब प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया छोटी जाति का होने के नाते। जब इतनी खतरनाक जातिगत मानसिकता, जातिवादी मानसिकता भरी हुई है ऐसे लोगों में, तो वो कैसे जातिगत जनगणना का समर्थन करेंगे? और वही लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। जब जरूरत पड़ती है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्हें हिंदू बनाकर उनसे नारे लगवा लेते हैं, उन्हें हिंदू बनाकर उन्हें डर दिखा करके उनसे वोट मांग लेते हैं, उस पर सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। खैर, सत्ता पर काबिज होने के लिए तो दुनिया भर की चोरी डकैती करके नरेंद्र मोदी बने हैं, आप जानते हैं, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फिर उनकी भागीदारी का पता क्यों नहीं बताना चाहते? वो कितने हिस्सेदारी का पता क्यों नहीं बताना चाहते? क्यों नहीं बताना चाहते कि उनकी जनसंख्या कितनी है और उसके अनुसार उन्हें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या बस उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? दलित का अपमान करना, शादी विवाहों में उन्हें घोड़ी न चढ़ने देना, मंदिरों में उनका अपमान करना, उन्हें न जाने देना, सामने न पढ़ना, ये बहुत जगह ये बातें हैं, सामने आती हैं, बार बार आती हैं। दलित होने के नाते, पिछड़ा होने के नाते, अल्पसंख्यक होने के नाते लोगों को की प्रताड़ना की जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये चला रहा है सदियों से। और इसका मूल कारण है कि उनकी हिस्सेदारी नहीं है। वो संख्या में तो ज्यादा है, लेकिन उतनी भागीदारी उनको नहीं मिल रही है। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी में नहीं शामिल हो पा रहे हैं, तो उनको कुछ मिल नहीं रहा है, और इसीलिए वो अपमानित किए जाते हैं बार बार। वोट लेने के लिए वो हिंदू बना लिया जाता है, वोट लेने के लिए उन्हें जात में भी बांट लिया जाता है। हम तो ठाकुर हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हमें वोट दे दो, हम तो ठाकुर हैं, हमें वोट दे दो, हम तो मोदी हैं, हमें वोट दे दो, हम तो गोची हैं, हमें वोट दे दो, हम तो मोची हैं, पता नहीं क्या क्या क्या। तो वोट देने के लिए तो वही अपना कह करके मांग लेते हैं, ठीक है, और बड़े गर्व से नाम लेते हैं कि भाई हम तो आपकी जाति वाले हैं, आप हमें वोट दे दीजिए। लेकिन जब उनको देने की बात आती है तो नहीं देते, तब इनकार कर जाते। ऐसी मानसिकता के लोग आज ये नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो। अब समझने की बात यह है कि क्या जो जातिगत जनगणना आज चाहते हैं, क्या उस पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं या सचमुच चाहते हैं? मेरे दोस्त, जातिगत जनगणना वो नहीं चाहते, सिर्फ वो नहीं चाहते जो आज नेता बने बैठे हैं, या मान लीजिए राहुल गांधी को ले लीजिए, या ऐसे इंडिया गठबंधन को ले लीजिए, ऐसे जो नेता हैं जो ये चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, ऐसे लोगों को ले लीजिए। क्या वो सिर्फ सत्ता के लिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, उनके साथ इतनी जनसंख्या जुड़ी है, इस उम्मीद में ही दो बड़े मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या, दुनिया भर की समस्याएं। उन समस्याओं में बड़ी समस्या जो है वो भागीदारी की है, वो हिस्सेदारी की है, जिसका समाधान विपक्ष चाहता है, राहुल गांधी जैसे नेता चाहते हैं, इंडिया गठबंधन के सारे नेता चाहते हैं, सभी एक साथ हैं, मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन जो ना चाहने वाले हैं उनके पास तर्क क्या है कि जातिगत जनगणना ना हो आखिर। यानी अनुराग ठाकुर जैसे लोग अगर ये चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो कि खुद को छोटी जाति का बताकर वोट तो मांगते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना करके छोटी जाति वालों को कुछ हिस्सा मिले, ज्यादा मिले, या उनके बराबर उनको हिस्सा मिल पाए, ये क्यों नहीं चाहते? आखिर ये इनकी सोच ऐसी क्यों है, क्यों विरोध में है? मेरे कहने का अर्थ यह है कि समझना आपको यह है कि जातिगत जनगणना के विरोधी कौन है, कौन है जो नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना ना हो, बुराई क्या है इसमें? तो उनका तर्क, उनके पास एक ही तर्क है और यही तर्क देते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई तर्क नहीं है कि हर जगह जातिवाद फैलेगा, जातिवाद की बात होगी, जातियों में बांटा जाएगा लोगों को, यह उनका कहना है। लेकिन ये वो कहते हैं जो सबसे ज्यादा सिर्फ जाति नहीं, जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, पता नहीं क्या क्या दायित्व में बांट करके लोगों से वोट मांगते हैं सत्ता पर काबिज होने के लिए। वही लोग विरोध कर रहे हैं। भाई, जब आप वोट मांगने जाते हो तब जाति में बांट करके उनसे वोट जब मांगते हो, या मुसलमानों का डर दिखा करके हिंदुओं से वोट मांगते हो, या अपने आप को मोदी कह करके मोदियों से वोट मांगते हो, या अपने आप को
छोटी जाति का, जिस जाति का वो है, क्या करके उनसे वोट मांगते हो। इतना करने में आपको शर्म नहीं होती? इतना करने में आप उस समय आप ये भूल जाते हो कि इससे जातिवाद फैल रहा है। जात के आधार पर वोट मांगते हो, जात के आधार पर सरकार बनाते हो, जात के आधार पर संसद में परेड करवाते हो बेशर्मी से। तब आपको ये नहीं लगता कि ये जातिवाद फैल रहा है, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तब आपको नहीं लगता। लेकिन जब उनकी गणना करके उनको हिस्सेदारी देने वाली बात होती है, तब आपको लगता है कि ये जातिवाद फैलेगा। ऐसे समझ में आ रहा है आपको मेरे दोस्त? ये बड़े शातिर लोग हैं, ये अडानी अंबानियों के चौकीदार हैं, चमचे हैं, और आप जानते हैं ये कौन है। अब और ये सारा षड्यंत्र उन्हीं का है, उन्हीं के षड्यंत्र पर। कहने का मतलब अगर सीधे आ जाए तो गुजरात लॉबी, आरएसएस या जो भी। अब ये क्यों नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो? विरोधी और समर्थक को आपने समझ लिया, विरोधी को आपने समझ लिया। जो जातिगत जनगणना के विरोध में हैं वो आज सत्ता में हैं, पावर में हैं, तो नहीं चाहते। अगर वो विपक्ष में होते तो शायद वो भी चाहते। वो कहते, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, मतलब 70-80% से ज्यादा उन लोगों की जनसंख्या है जिनकी कोई भागीदारी देश की सत्ता में नहीं है, देश के किसी मतलब बड़े कार्यालय में नहीं है, नौकरी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, व्यापार में नहीं है, या सत्ता में ही नहीं है, सरकार में नहीं है। और यही बात बताने की कोशिश किए थे राहुल गांधी ने एक फोटो दिखा करके संसद में, जो ओम बिरला को नागवार गुजरा था। खैर, ओम बिरला तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और खुलकर वो पक्षपात करते हैं। उनका पक्षपात भी छुपा नहीं है, इतिहास में वो अपने अलग तरह के नेता हैं। लेकिन इस बार उनकी भी घिघी बधी हुई है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनसे भी कुछ नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और करवा रहे हैं, वो मुद्दे संसद में उठा रहे हैं। अब खिसियाहट में अगर गालीबाज कुछ बोलें तो बोलने दीजिए। राहुल गांधी समझते हैं इस बात को। राहुल गांधी ने सीधे कहा मुझे माफी भी नहीं चाहिए, आप जितनी गाली देना हो दो। और ऐसा जो करते हैं, जो बहुसंख्यक के लिए लड़ते हैं, जो समाज में जिनका तिरस्कार किया जा रहा है, जिनको कहने के लिए तो हिंदू बना करके अपने साथ वोट तो मांग लिया जाता है, लेकिन उनको धकेल दिया जाता है, उनको हिस्सा नहीं दिया जाता, उनको कहीं बिठाया नहीं जाता, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, उनको शादी नहीं करने दिया जाता, उनको पता नहीं क्या क्या नहीं करने दिया जाता, और हर जगह उन जातिगत अपमान किया जाता है। यही बात आज अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने कही, दर्द भरी भाषा में। कहां कहां उनका अपमान हुआ। अब एक पूर्व मुख्यमंत्री, कई शायद सांसद रह चुके हैं पहले भी, या अभी सांसद हैं, या जो भी है, राजनीति में इतनी ऊंचाई पर पहुंचा आदमी का जब इस तरह अपमान होता है कि कहीं जाता है तो अगर कोई घर खाली करता है तो उस घर को धुलवाया जाता है, किसी मूर्ति पर माला चढ़ा देता है तो उसको धुलवाया जाता है, कहीं अगर किसी मंदिर में चला जाता है तो उस मंदिर को धुलवाया जाता है। जब इतने बड़े आदमी का प्रतिकार और अपमान किया जाता है जाति के नाम पर, वो दर्द आज अखिलेश यादव ने बयान किया। और वो तो एक हाईलाइटेड दर्द है जो उन्होंने सामने रखा। न जाने दिन रात हर क्षण इस दर्द को झेल रहे हैं जो समाज में, जो बोल भी नहीं पा रहे हैं। मेरे दोस्त, अब नरेंद्र मोदी की तकलीफ क्या है कि अगर जातिगत जनगणना होगी, उनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, तो वो अपने अडानी अंबानी को क्या देंगे? लूट के बहुत से किस्से आपके सामने आ रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए, वो सुनते रहिए। तो अपने अडानी अंबानी को क्या देंगे? सिर्फ यही नहीं है, अगर हिस्सेदारी देनी पड़ेगी और हिस्सेदारी मांगने के लिए वो जनसंख्या सामने आ रही है, तो निश्चय ही नरेंद्र मोदी के विरोध में जा रही है। नरेंद्र मोदी इस समय समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर जरा भी राजनीति की समझदारी होती नरेंद्र मोदी को, तो मैं नहीं समझता कि अनुराग ठाकुर का वो समर्थन करते, उनके उस वीडियो को ट्वीट करते। मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी गलती करते, जरा भी समझदारी होती तो। लेकिन वो तो टेलीप्रॉम्प्टर के नेता हैं, प्रोजेक्टेड प्रधानमंत्री हैं अमेरिका और चीन के, अपना उनके पास कुछ नहीं है। वो तो बहुत पुरानी कहावत है कि कालिदास हैं, बुद्धि नहीं है
जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी, जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। देख करके उनको विद्योत्तमा को फंसाया गया। वही भारत का हाल है। भारत को फंसाया गया एक जुमलों के जरिए, झूठ के जरिए, परसेप्शन के जरिए प्रचारित किया गया और उसके जरिए उन्हें सत्ता तक पहुंचाया गया। और वो जो जिन लोगों ने पहुंचाया उन्होंने खूब मलाई खाई, पूरा देश ही अपने कब्जे में कर लिया। ये आप देख रहे हैं। अब यहां समस्या यही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की दुविधा यह है, नरेंद्र मोदी राजनीति भूल चुके हैं राहुल गांधी के सामने। अब नरेंद्र मोदी पर्सनल अटैक पर आ चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने कही इसलिए पसंद आई क्योंकि राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए उन्हें पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया। वरना नहीं करते, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। ये तो सेल्फ गोल है। नरेंद्र मोदी को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सत्ता जा भी सकती है और सत्ता तो जानी ही है, आज नहीं तो कल। 15 अगस्त आ रहा है, अगस्त शायद कल से चालू हो जाएगा, तो 15 अगस्त आएगा, उनका अपने जाने का, झोला उठाने का अंतिम दिन। वो नहीं गए तो आरएसएस बैठा है उन्हें धकियाने के लिए, बाकी तो पूरा देश खड़ा है उनसे टाटा बाय बाय करने के लिए। तो मेरे दोस्त, अगर आपको समझना है, ये दो ही पार्टों में आप समझिए। दो बातें हैं इसमें, एक विरोधी और एक समर्थक। विरोधी आज सत्ता में है, जातिगत जनगणना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। जातिगत जनगणना वो चाहते हैं जो सत्ता में नहीं है, और वो चाहते हैं, वो वादा करते हैं, कर रहे हैं कि हम आपको हिस्सेदारी देंगे, हम जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे। लेकिन अगर एक न्यूट्रल, जैसे हमारे जैसे आदमी से पूछा जाए, न्यूट्रल कोई पूछेगा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं, पूछा जाए, मैं भले ही मैं ब्राह्मण हूं, मेरा नाम से ही आपको पता होगा कि मैं कौन हूं, वो छोड़िए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि बचपन से मैंने लोगों का अपमान होते देखा है, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था, जिसे मैं अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अब जहां मैं होता था वहां विरोध करता था किसी के अपमान का जाति के नाम पर। तो मेरे दोस्त, मैं इसी सोच का हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। और इसलिए मैं इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी का समर्थक हूं, समर्थन कर रहा हूं। बहुत से और भी बहुत से मुद्दे हैं जिसके लिए, लेकिन इस मुद्दे पर को लेकर के विरोधी सत्ता में हैं, पावर उनके हाथ में है। अब जिनके हाथ में लड्डू है, पावर है, वो नहीं देना चाहते तो यही है। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को छोटी जाति का बताते हैं, उसके नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन फिर भी अगर अनुराग ठाकुर का समर्थन करते हैं, अगर इसे समझना हो तो बस मुझे तो यही समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, टिक भी नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, संसद से भागे फिर रहे हैं। इसलिए अनुराग ठाकुर की कही बात नरेंद्र मोदी को अच्छी लगी, दिल को ठंडक लगी। चल, मैं नहीं तो कोई तो मिला जो राहुल गांधी को ऐसी बात बोल दिया। लेकिन पता नहीं है नरेंद्र मोदी जी, आपको कितना महंगा पड़ने वाला है ये बोल। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कल भी कही थी, आज वही बात कह रहा हूं, जातिगत जनगणना के विरोधियों को अगर मेरी निगाह से देखें तो मैं भी दो शब्दों में ही अगर बांटना चाहूं और कहना चाहूं तो जातिगत जनगणना का विरोधी वही है जिसे अपनी जाति का पता नहीं।